तो आज की हमारी क्लास जो है इंशाल्लाह हमने जो अपने मिड्स से पहले हमने पहला सेक्शन इसका मुकम्मल किया था। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे एक्चुअल मेथडोलॉजी के हवाले से। वन एवर समवन हैज़ टू सीक ए नॉलेज, जब भी आपने इल्म का हुसूल करना है, ख़ासतौर पे दीनी इल्म का हुसूल, तो कौन सी मेथडोलॉजी या कौन से मैनर्स या कौन सी कंडीशंस हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। तो अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे दीन की नॉलेज को एक्वायर करने में, ठीक है ना। खासतौर पे जो आप डिफरेंट साइंसेस पढ़ रहे हैं, कुरानिक साइंसेस हो गए, हदीस की साइंसेस हो गई, या इस तरीके से उसूल हो गए, इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह आप इस मेथडोलॉजी के मुताबिक एक्वायर कर सकते हैं और वो आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो पहली चीज़ क्या है, जो मुसन्निफ रहिमहुल्लाह इसमें जिक्र करते हैं वो ये कहते हैं कि जो उसूल पहले जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, कि वो अपने उसूल को स्ट्रेंथन करे। ठीक है ना। अपने किसी भी साइंस को जब आपने अप्रोच करना है और आपने उस दीनी इल्म को हासिल करना है, तो सबसे पहले अगर आप वाकई उस फील्ड को एक्वायर करना चाहते हैं, एक होता है वैसे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, कोई किताब पढ़ ली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बेसिक एक जनरल नॉलेज हासिल करना ना। और एक होता है कि आप किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस फील्ड को अडॉप्ट करूं। तो मुसन्निफ रहिमहुल्लाह उसके लिए पहला उसूल बयान करते हैं, वो कहते हैं कि उसके लिए सबसे पहले आपको उसूल अपने हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, अपनी फाउंडेशंस को मजबूत करना है। और उसके लिए वो जो एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ अरब एक प्रोवर्ब आप समझ लें, कहते हैं कि मल्लम युत्किनिल उसूल हुरिमल वसूल, कि वो बंदा जो अपनी फाउंडेशंस को परफेक्ट नहीं करता। इत्कान कहते हैं किसी चीज को परफेक्ट करना, किसी को मास्टर करना। तो मल्लम युत्किनिल उसूल, वो शख्स जो अपने उसूल को, अपनी फाउंडेशंस को मजबूत नहीं करता, उनको मास्टर नहीं करता, हुरिमल वसूल, वो महरूम कर दिया जाता है पहुंचने से। वसूल कहते हैं किसी जगह को पहुंचना, किधर पहुंचना जी? ऑब्वियसली जो आपने किसी नॉलेज का जो आपका गोल है या आपका जो एम है, उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने फाउंडेशन जो उसूल हैं उनको थोड़ा सा आपने क्या करना है, उनको मजबूत करना है। अब उसूल को किस तरीके से मजबूत किया जाता है, हाउ डू वी स्ट्रेंथन आवर फाउंडेशंस, या हम अपनी फाउंडेशंस को किस तरीके से परफेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह जिन्होंने इस किताब की शरह लिखी है, वो दो चीजें बयान करते हैं। वो कहते हैं कि उसूल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो आपके पास ऑथेंटिक एविडेंसेस होनी चाहिए कुरान और सुन्नत से। यानी जब भी आपने कोई बात करनी है साइंसेज में, तो यू शुड हैव द इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी एट योर डिस्पोजल। क्या मतलब है कि आप क्या करें कि फाउंड जो उसूल हैं, जो आप यानी सॉरी जो एविडेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप उसूल फिक की बात करते हैं, फिक की बात करते हैं, तो जब वो आप उस साइंसेस पे बात कर रहे हैं तो आप उसके एविडेंसेस को भी जानते हो। ये ना हो कि आप स्टेटमेंट्स तो क्लेम्स तो करी जा रहे हैं, लेकिन इफ यू आर आस्क्ड टू सब्सटैंशिएट एन आर्ग्यूमेंट विद एविडेंसेस, तो आपको उन एविडेंसेस तक रसाई नहीं है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप हदीस साइंसेस के एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्जांपल ना, ये हदीस साइंसेस को आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो हदीस साइंस जो आपकी है उसके हवाले से जो जो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर एपिस्टेमिकली जो जो एविडेंसेस, जो जो चीजें जरूरी हैं दलाइल के तौर पे, उनका पता होना चाहिए, ऑथेंटिक एविडेंसेस का। ठीक है। दूसरी चीज क्या है जो इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं, वो कहते हैं उसूल मैक्सिम्स जो है, कवाइद और जवाबित, उनका पता होना चाहिए। किसी भी साइंस, हर हर साइंस जो है वो कवाइद और जवाबित पे खड़ी है, उसके कुछ लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लीगल मैक्सिम्स होते हैं। ठीक है। कुछ एक्सियोमेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स के बारे में जानना, उन मैक्सिम्स के बारे में, लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानना, उन कवाइद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उसूल फिक्र या फिक्र को जब आपने जानना है, तो फिक्र के अंदर आपको एक तो फिक्र के अंदर एविडेंसेस क्या क्या इस्तेमाल होते हैं उनका पता होना चाहिए जनरली, और इस तरीके से फिqही कवायद हैं या कवायदुल फिqहिया हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप इन दो चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इस साइंस के फाउंडेशंस का या उसूल का पता है, मुझे इसके फंडामेंटल्स का पता है, या मैं उन फंडामेंटल्स को मास्टर कर चुका हूं। जी। यहाँ तक किसी भाई या बहन को कोई एतराज हो या कोई सवाल करना चाहे तो, एनीवन? समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अनम। सर क्या एक बार आप दोबारा से समझा सकते हैं? थोड़ी सी क्या समझाऊं इसमें, आप मुझे बताइए थोड़ा सा। ये जो आपने कहा ना, ये जो उसूल फिक के जो चीजें हैं साइंसेस के हवाले से, तो वो साइंसेस नहीं समझ आए कि वो इस चीज में कैसे एक्वायर हम कर सकते हैं।
सर मैथडोलॉजी और साइंसेस का मैं पूछ रही हूँ। देखें, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी साइंस की बात करते हैं, अगर आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं तो दो चीज़ों, यानी अगर आप किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो अपने जो भी आप फील्ड एक्वायर कर चुके हैं उसके अंदर जो अदिल्ला, ये जो दलाइल, ये एविडेंसेस यूज होते हैं उनका पता होना चाहिए, उन तक एक्सेस होनी चाहिए ना। और दूसरी चीज, आपको उस साइंस के एक्सियोमेटिक प्रिंसिपल्स या कवाइद जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना, उन कवाइद तक आपकी रसाई होनी चाहिए और उन तक आपकी उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये दो चीजें होनी चाहिए बस। ये जनरली मैंने बात बताई है। जी सर। जैसे मिसाल के तौर पे हमने फिक की बात की ना, जब हम फिक की बात करते हैं, हम जब कोई फिकही रूलिंग जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि किसी भी फिकही रूलिंग के लिए एविडेंसेस कौन कौन से होते हैं। कुरान होता है, सुन्नत होता है, इजमा होता है, क़ियास होता है, इस्तिहसान होता है, ये उसके लीगल एविडेंसेस है ना। ये ये जो आप इसे कहते हैं, इनको एविडेंसेस या दलाइल इनको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ तक काफ़ी नहीं है, किसी भी मसले के अंदर सिर्फ आपको, यानी किसी एक मसले के अंदर सिर्फ आपको एविडेंसेस का पता होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ एडिशनली उससे मुताल्लिक उस फील्ड के अंदर कोई कायदा है, मिसाल के तौर पे कोई प्रिंसिपल है, कोई एक्जियोमेटिक प्रिंसिपल है, उसका भी पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक कवायद फ़िक़हिया में से एक कायदा है जिसको हम कहते हैं अल अम्रु लिल वुजूब, ठीक है ना, कि जहां पे भी अमर का सीगा यूज होगा, तो वो चीज बाय डिफॉल्ट जो है ना, हम उसको अस्यूम करेंगे कि वो फरीजे की बात कर रहे हैं, यानी वहां पे ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। तो वहां पे हम एज एन ऑब्लिगेशन उसको लेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं अकीमुस्सलाता, अब यहाँ पे अमर का सीगा है, ऑर्डर है, एक कमांडमेंट है ना, एक इंजंक्शन है। आप अल्लाह ताला कहते हैं अकीमु, कायम करो, एक हुक्म दिया जा रहा है ना। तो बाय डिफॉल्ट जब भी किसी चीज का हुक्म दिया जाएगा तो हम अस्यूम करेंगे कि ये फर्जियत है, यानी इससे फर्ज साबित होता है, ठीक है ना। तो दीन के अंदर उसूल ये है कि जब भी अल्लाह ताला या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमर का सीगा इस्तेमाल करते हैं, कोई हुक्म होता है उसके अंदर, उस यानी उस जो है उस फेले अमर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें इंजंक्शन, तो बाय डिफॉल्ट हम फर्ज अडॉप्ट, तो ये प्रिंसिपल है, ये कायदा है, ठीक है ना, ये कायदा फिक्ही है। तो कवाइद जो है उस तरह उनका इल्म होना चाहिए। तो अगर मिसाल के तौर पे हम नमाज की फर्जियत पर बहस कर रहे हैं, तो अब आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये कि नमाज की फर्जियत के अंदर कौन कौन से कुरान और सुन्नत के दलाइल और एविडेंसेस होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए ना, कि अच्छा जी नमाज की फर्जियत इस आयत से साबित होती है, इस हदीस से साबित होती है, ये होती है, वो होती है। और फिर फर्जियत से मुताल्लिक कवायद अल फिqहिया, क्योंकि आप फिqही एक मसला डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन कौन से फिqही कवायद यहाँ पे अप्लाई होते हैं उनको भी आपने जिक्र करना, उनका भी पता होना चाहिए। तो जब आप इन दो चीजों का पता होगा, इसका मतलब है कि आप उस फील्ड के अंदर या उस मसले के अंदर या उस किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं, या आप उनकी फाउंडेशंस को जानते हैं, ये फंडामेंटल्स को जानते हैं। जी, समझ आ गई? हल फहीम तुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समझ आई है या नहीं आई? ये जो आई थी वो भी जी चली सर, गई? आ गई है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। देखें सर, मसला ये कि मैं आपको देख नहीं ना सकता, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये वाला इसलिए पूछता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा ना नॉड कर दिया करें। अब जाहिर है आप कैमरे के सामने आके तो नॉड नहीं कर सकते, तो आप ऐसा किया करें कि आप अपने चैट बॉक्स में किसी तरीके से कोई थम्स अप या फिर इसी तरीके से एटलीस्ट ये किया करें कि कोई छोटा सा एक रिस्पॉन्स दे दिया करें आप, अपने आप को अनम्यूट करके, ताकि मुझे थोड़ी सी एक वैलिडेशन मिल जाए कि आपको समझ आ गई। चलिए जी, आगे चलते हैं। द ऑथर सेज whoever wants to acquire knowledge in one go will lose it in one go। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो खास तौर पे जो जिक्र किया जाता है वो ये है कि जब भी आप किसी साइंस को अप्रोच करते हैं, तो आप फिर सारी एक वक्त में मल्टीपल साइंसेस को अप्रोच ना करें, सिर्फ एक साइंस को अप्रोच करें। कोशिश करें पहले उसका इल्म हासिल कर लें, उसके फाउंडेशंस को परफेक्ट कर लें, और उसके बाद आप किसी और साइंस की तरफ रुख करें या मुतवज्जे हो, ठीक है ना। एसेंशियली ये जरूरी है कि पहले आप एक चीज के ऊपर फोकस करें, उसकी फाउंडेशंस को स्ट्रेंथन करें, परफेक्ट करें, उसके बाद फिर किसी दूसरी फाउंडेशन, किसी और दूसरी जो है ना वो साइंस की तरफ या फील्ड की तरफ चाहिए। तो ऑथर कहते हैं इसका अरबी में वो प्रोवर्ब एक और है, whoever wants to acquire knowledge in one go will lose it in one go। वो बंदा जो एक यकमुश्त एक ही वक्त में मल्टीपल साइंसेस को अप्रोच करता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, ही विल लूज इट इन वन गो, ठीक है ना। तो जिसे कहते हैं ना, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना। जो बंदा मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होता है, तो अल्टीमेटली समटाइम्स क्या होता है, majority of the times he is unable to take benefit or acquire benefit from any single thing, ठीक है ना।
तो क्या कहते हैं, इट इज एसेंशियल टू ग्राउंड वन सेल्फ इन एवरी सब्जेक्ट वन स्टडीज बाय परफेक्टिंग इट्स बेसिक्स एंड परफेक्टिंग अ कंसाइज बुक विद अ शेख एंड नॉट रिलाइंग अपॉन पर्सनल एफर्ट्स अलोन। हाँ, दूसरी चीज इसमें यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जब भी आपने साइंसेस को अप्रोच करना है तो कोशिश करें कि पहले एक साइंस पे फोकस करें, फिर दूसरी साइंस पे फोकस करें, फिर तीसरी साइंस पे फोकस करें, बजाय ये कि आप इकट्ठी 10-15 साइंसेस को लेके चल रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, ये करें कि जब आप एक यानी सबसे पहले आप क्या करें कि एक छोटी किताब पढ़ें। छोटी के हिसाब से एक कंसाइज बुक से, एक जिसे कहते हैं ना, एक प्राइमर से स्टार्ट करें। उसके बाद फिर आहिस्ता और वो प्राइमर किसी टीचर की जो है ना वो उसकी सुपरविजन के अंदर उसको पढ़ें। याद रखिएगा कि जब हम साइंसेस की बात करते हैं किसी भी, तो हमेशा वो वाली चीजें इंसान को याद रहती हैं, वो वाली चीजें इंसान को एक्चुअली में अल्टीमेटली इल्मी एतबार से फायदा देती हैं, जो मुख्तसर होती हैं, जो कंसाइज होती हैं, और जो किसी अच्छे टीचर के साथ आपने डिटेल में मेहनत के साथ पढ़ी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं, बात करते हैं उस तफसीर तफसीर के प्रिंसिपल्स हैं, तो तफसीर के प्रिंसिपल्स जो हैं वो, तफसीर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो है ना मल्टीपल हैं। तफसीर तफसीर के प्रिंसिपल्स पे बहुत सी किताबें उलमा ने लिखी हैं, बड़ी डिटेल भी हैं, मल्टीपल वॉल्यूम्स के ऊपर भी हैं, और कुछ किताबें जो है ना वो छोटी छोटी कंसाइज भी हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने माशाल्लाह मेरा सब्जेक्ट भी है उसूल तफसीर वगैरह, तो मुझे अगर आज कौन सी किताब है जो याद, जिसने एक्चुअल में बेनिफिट दिया है, तो वो एक छोटा सा रिसाला था जो मैंने पढ़ा था, और वो कंसाइज था, वो एक टीचर से पढ़ा। और वो फाउंडेशन, वो इंसान की फाउंडेशन स्ट्रेंथन करती है। उसके बाद इंसान जो है ना वो बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ सकता है, लेकिन जो चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, वो छोटी किताबें, कंसाइज बुक्स जो होती हैं ना वो, या फिर एपिसल्स जिनको हम रिसाले कहते हैं, वो बेनिफिट देती हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर खास तौर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपके करिकुलम के ऊपर भी, और जो पढ़ाने वाले हैं उनके ऊपर भी। ऑब्वियसली स्टूडेंट को तो नहीं पता इसमें कौन सा रिसाला एसेंशियली फंडामेंटल है, लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स की, तो टेक्स्ट बुक्स आर सपोज टू बी कंसाइज, देर सपोज टू बी समथिंग वेरी वेरी बेसिक, जो आपकी फाउंडेशंस को फोकस करे, और जो इस पर्पस के साथ और मकसद के साथ लिखी गई हों कि वो आपकी फाउंडेशंस को मजबूत करने के लिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी किताबें हैं अनफॉर्चुनेटली जो टेक्स्ट बुक एक पूरी अलग दुनिया है। यानी किताब लिखना, किताबों की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, हर किताब टेक्स्ट बुक नहीं होती। ठीक है ना, कुछ किताबें फंडामेंटली एसेंशियली टेक्स्ट बुक्स होती हैं, और उनका मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट को हमने एक एक लेवल के ऊपर बिल्ड करना है। एक पहला स्टेप होगा, उसके अंदर फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो एक एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है ना, पहला आपका पहला स्टेप होता है, उसकी बेसिस पे सेकंड लेवल होता है, फिर थर्ड लेवल होता है, फिर फोर्थ लेवल होता है। एक करिकुलम होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट होती है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पे क्या होता है कि जब भी कोई बंदा, चूंकि वो लोग हमारे यहाँ मदारिस के अंदर इवन जनरली भी चूंकि एक्सपर्ट्स नहीं होते, इवन यूनिवर्सिटीज में भी हो रहा है, अल्लाह माफ करे, एक्सपर्ट्स नहीं होते ज्यादा, एजुकेशनिस्ट नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, कोई भी अच्छी किताब मार्केट में आती है किसी एक टॉपिक पे, उसको एज अ टेक्स्ट बुक लगा देते हैं। और उससे होता ये कि वो किताब किसी और मकसद से लिखी जाती है। बाज़ औक़ात अजीब बात यह है, कुछ क्रिटिक्स होती हैं, कुछ क्रिटिसिज्म्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक किताब है जिसने फला, मिसाल के तौर पे जैसे हम हदीस की बात करते हैं, तो कुछ किताबें उलमा ने, बड़े बड़े उलमा ने लिखी हैं जो बेसिकली मुनकरीन हदीस या हदीस के इनकार करने वाले को रद्द पे लिखी है। अब वो किताब एज अ टेक्स्ट बुक लगाई हुई है। तो मुसलमान टेक्स्ट बुक नहीं है ना, वो क्रिटिक है, क्रिटिसिज्म है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह माफ करे वो किताब फारिग है, किताब बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली, लेकिन हर अच्छी किताब वो टेक्स्ट बुक की नजरिए से लिखी जाती है। टेक्स्ट बुक जब लिखी जाती है तो ऑथर का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको पता होता है कि अच्छा किस लेवल के स्टूडेंट को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, स्टूडेंट की क्या इससे पहले प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, क्या प्री रेक्स होने चाहिए, प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए, और उसकी बेसिस के ऊपर वो किताबें लिखी जाती हैं। तो अगेन ये एक करिकुलम बनाने वाला, और इसी तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ के, ये उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो जब कोई रिसाला पढ़ाएं या उस्ताद पढ़ाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे कि वो कंसाइज बुक्स और रिसाले, और वो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो खास तौर पे ऐसी किताबें जो कंसेप्चुअली चीज़ों को लेकर चलती हैं, जिसमें डिटेल्स नहीं होती, उनको पढ़ाया जाए, और स्टूडेंट भी कोशिश करे कि उन चीज़ों पर फोकस करे। और फिर जब वो चीज़ें बिल्डअप हो जाए, तो फिर उस इंसान उस पर डिटेल्स में भी जा सकता है। तो हाँ, इसमें ये भी है कि इट शुड ऑल्सो एक्वायर्ड इन स्टेप्स। तो हाँ, वो ऑब्वियसली जब इंसान एक करिकुलम के थ्रू गुजरेगा, तो एक स्टेप्स बाय स्टेप, याद रखिएगा, एक जनरल नॉलेज और एक नॉलेज, उसके अंदर फर्क होता है एक करिकुलम के थ्रू नॉलेज को एक्वायर करने में। याद रखिएगा, देखिए मिसाल के तौर पे एक वो बंदा है जो मिसाल के तौर पे जाता है, उसूल हदीस की कोई क्लास है, वो एक किताब पढ़ा रहे हैं कोई आलिम किसी मस्जिद में, किसी इदारे में, वो उस कोर्स को ज्वाइन करता है, उसूल हदीस पढ़ लेता है। फिर वो देखता है कि अच्छा फलां मिसाल के जहाँ पे वहां पे ना अकीदे की कोई किताब पढ़ाई जा रही है फलां जगह पे। आजकल तो माशाल्लाह ऑनलाइन में बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी हासिल कर रहे हैं इल्म। तो ऑनलाइन बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो अब उसने कहा अच्छा जी फलां जगह पे फलां किताब पढ़ाई जा रही है, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ। अच्छा थर्ड जगहों पे फलां कोई कोर्स हो रहा है, तो मैं वो स्टार्ट कर लेता हूँ। अब ये जो बंदा और एक वो बंदा है,
जो एक प्रॉपर करिकुलम के थ्रू गुजर रहा है, एक मदरसे के अंदर जाता है, या एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट, नॉट लेट अस नॉट कॉल मदरसा, मे बी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे वो भी यही चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एक पूरे करिकुलम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर बकायदा एक बिल्डअप हो रहा है नॉलेज, और स्टेप्स के अंदर चीजों को लेके चला जा रहा है। एक करिकुलम है, उसके पीछे एक रैशनैल है कि इस बच्चे को पहले लेवल पे ये एक्वायर करना है, फिर दूसरे लेवल पे ये एक्वायर करना है, तीसरे लेवल पे एक्वायर करना है, करते करते ऐसे ऐसे वो नॉलेज को बिल्डअप करते हैं। तो जो ये पढ़ा रहे हैं उसमें और दूसरे लोगों में जो जनरली इस तरीके से स्कैटर्ड लेवल पे पढ़ रहा है, उसको जो है ना वो यानी उनको कभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पे जैसे मैं हूँ, अब मुझे साइकोलॉजी का शौक है, अब मैं साइकोलॉजी पे मुख्तलिफ किताबें पढ़ता रहता हूँ, इस्लामिक साइकोलॉजी पे काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ। हो सकता है कि जब मैं किसी, बल्कि एक दफ़ा क्या हुआ कि किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ ना मेरी एक डिस्कशन हो रही, तो मैंने वो बड़ी, शी वॉज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, मतलब बाकायदा सीनियर डॉक्टर है वो, अपनी बड़ी महंगी महंगी वर्कशॉप्स भी करवाती हैं, कोर्सेज भी करवाती हैं। तो मैं उनके साथ एक सेशन में था, एंड आई वाज, मेरी यानी मेरा उनके साथ, मेरा मैं उनसे सेशन, वो मेरे पास आई किसी काउंसलिंग के, अल्लाह की तरफ से उनको काउंसलिंग की जरूरत थी बार। तो उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी कि मेरा दीन के बारे में ये चीज़ें हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। तो मैंने ना उनसे ना, अब मैंने, मेरा माशाल्लाह काफ़ी लिटरेचर है जो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो ऐसे ही ना मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा, सर सर आपने ये जो बातें बताई ना, हम साइकोलॉजी में इसके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं, ये फलां टेक्निक है, ये फलां टेक्निक है, ये फलां टेक्निक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हो सकता है प्राइमरीली कि मैं जब किसी साइकोलॉजी के स्टूडेंट के सामने बैठूं, तो हो सकता है कि मैं जनरल नॉलेज में शायद उससे बहुत ज्यादा हूं, क्योंकि मैंने बहुत, मुझे शौक है, मैं पढ़ता रहता हूं। लेकिन क्या मैं साइकोलॉजिस्ट हूं कि नहीं? नहीं, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कौन है? जो एक प्रॉपर करिकुलम से गुजरा है। ठीक है ना? तो जस्ट बिकॉज आई हैव ए नॉलेज ऑफ सर्टन थिंग्स, या आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टन थिंग्स, इट डजंट मीन आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ दैट, एंड आई कैन एक्चुअली क्लेम दैट आई एम एन एक्सपर्ट, या आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। क्यों? उसकी वजह ये है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन जरूर है, लेकिन मैं एक करिकुलम के थ्रू नहीं गुजरा हूं, मुझे उसके एक्जियोमेटिक प्रिंसिपल्स का नहीं पता, मैंने उससे ट्रेनिंग नहीं हासिल की। वो जो उसूल है ना, जो उस साइंस के उसूल हैं, जो कवायद हैं, जो लीगल मैक्सिम्स हैं, जो मैक्सिम्स है, एक्जियोमेटिक प्रिंसिपल्स हैं उस साइंस के, वो मुझे नहीं पता। ठीक है ना? और ना ही मैंने नॉलेज को उस तरीके से करिकुलम के थ्रू यानी एक्वायर किया। जी, एनीवन इसमें किसी ने कोई ऐड करना है? अ, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बिस्मिल्लाह। सर थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था, अभी जो पीछे आपने बात की, तो आप, आपका मतलब ये था कि एक सब्जेक्ट पहले उठाया और उसमें पहले कमांड हासिल करें, फिर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाए, ऐसा ही है? जी जी, ऐसे ही होना चाहिए जनरली। लेकिन सर ये तो कहीं एक मतलब थोड़ा सा मेरा इसमें इख्तलाफ था, सॉरी। दस बात ये है कि इंसान का ब्रेन तो मतलब ठीक है, 10-12 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट पैरेलल में मेरा ख्याल है जरूरी भी होता है, क्योंकि ना इवेंचुअली हर इंसान का दिमाग मुख्तलिफ होता है, और इंसान ना बोर भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई सब्जेक्ट उठाया है, अगर मैं उसमें 2 घंटे या 3 घंटे मुस्तकिल लगाऊंगी, तो देयर आर चांसेस कि मैं बोर हो जाऊं और मैं उसको छोड़ दूं। तो कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स या 2 या 3 टॉपिक्स तो मेरा ख्याल है वो करने चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब मुशाहिबत रखें तो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होने चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है ना वो खत्म ना हो जाए सब्जेक्ट से। मतलब ये थोड़ा सा मेरा आइडिया था, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन तो वैसे भी सर इस हिसाब से तख्लीक हुआ है कि वो जितना पढ़ता है तो उसका और मतलब उसकी नॉलेज बढ़ती है, और वो वास्ट होती है, उसकी कैपेसिटी जो है ना बढ़ जाती है एब्जॉर्बिंग की। तो सर फिर एक ही सब्जेक्ट पे अगर कोई बंदा रहेगा, तो वो ह्यूमन नेचर भी है कि आप बोरियत की तरफ जाएंगे फिर। तो सर ये मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था, आप इसको काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा आर्ग्यूमेंट है आपका। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जो है ना डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे जैसे अब आप लोग भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, हमारा जो दरस निज़ामी का प्रोग्राम है, तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स ना करिकुलम के अंदर इंटरडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मॉडर्न मेथडोलॉजी है। हमारे यहाँ जो क्लासिकल स्कॉलरशिप थी ना, वो इस तरह नहीं चलते थे। वो किस तरह करते थे? पहले वो कुरान, सबसे पहले मिसाल के तौर पे वो कुरान मजीद हिफ्स करवाते थे, और वो जो है ना कुरान मजीद के ऊपर फोकस करते थे, और उसके ऊपर वो ना अच्छा खासा एक टाइम लगाते थे। कुरान मजीद हिफ्स करने के बाद फिर उनका फोकस होता था अरेबिक लैंग्वेज के ऊपर, फिर वो अरेबिक लैंग्वेज के ऊपर अच्छा खासा कुछ मल्टीपल ईयर्स ट्रेन करते थे लोगों को। ठीक है? उसके बाद क्या करते थे? फिर वो आके जाके कुछ साइंसेस, फिर वो एक साइंस में जाते, मिसाल फिक्र में चले गए या हदीस में चले गए, फिर हदीस के अंदर आगे सब फील्ड्स होती हैं, उसके अंदर वो इकट्ठे, फिर क्योंकि हो सकता है जरूरी नहीं कि आपको एक वक्त में ये, आप बाजूकात एक फील्ड के अंदर मल्टीपल सब टॉपिक, सब फील्ड के अंदर जो है ना वो आप लोग, आपको चूंकि वो इंटरडिपेंडेंट फील्ड्स होती हैं, तो आपको एक वक्त में वो करना पड़ता है। तो हमारी जो क्लासिकल जो मेथडोलॉजी थी ना, वो यही थी, और इसका काफी फायदा होता था। उससे फायदा ये होता था
कि मतलब आपको ना, यानी जो चीज़ आपने पढ़ी होती थी ना वो आपने अच्छी खासी अच्छी पढ़ी होती थी और आपको उसके अंदर अच्छी एक कमांड होती थी। अब ये आप कहें कि जी ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है इस तरह करने की, वेल दैट्स एन आर्ग्यूएबल थिंग, इसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और बाकी हाँ, एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि शायद इस दौर के अंदर ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ अब पूरा एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है। क्लासिकल एजुकेशन सिस्टम किस तरह था, हमारी क्लासिकल स्कॉलरशिप किस तरीके से ऑपरेट करती थी और हमारी कैसे कॉलेजेस, क्लासिकल कॉलेजेस जो हैं वो काम करते थे। मैं इस पे बल्कि रिसर्च करना चाह रहा था। मैंने एक किताब भी है मेरे पास, मैं उसको अभी तक देख सका, मैंने उस पर देखना है कि वो किस तरीके से क्लासिकल स्कॉलरशिप ने जो है ना, बड़े बड़े हमारे अइम्मा और बड़े बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट थे, वो किस तरीके से नॉलेज एक्वायर करते थे। अगरचे हमें कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स की लाइफ्स के अंदर ना ये चीज़ें मिल जाती हैं कि किस तरीके से वो अपनी नॉलेज को प्रोग्रेस करते थे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, ये जो पीरियोडिक सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास एक पीरियड है, उसके बाद आप अगली फील्ड में जा रहे हैं, फिर दूसरी पीरियड है, फिर इसके इसका एक बेनिफिट डेफिनेटली ये है कि आपकी बोरियत नहीं होती। ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आपको ना छोटी थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा बेनिफिट आपको ना मुख्तलिफ चीज़ों का आपके पास होती है, लेकिन आप किसी भी साइंस के अंदर उस तरीके से वो नहीं होते, जिनसे कहते हैं ना ग्राउंडेड नहीं होते, जिस तरीके से वो बंदा होगा जिसने पहले किया हुआ है, किसी दूसरे तरीके से किया हुआ है ना। तो हाँ, उसके अंदर आपके पास यानी क्योंकि उसकी एक जरूरत भी है कि लोगों के पास टाइम कम होता है, तो अब लोगों को टाइम कम है तो अब उन्होंने कुछ फील्ड्स इंटरडिपेंडेंट है, अब एक ही वक्त में उन्होंने लेके चलनी है, और 4 साल ऐसे ज्यादा नहीं है। पुराने जमाने के अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती थी, ठीक है ना। जैसे हमने शुरू शुरू में पढ़ा था, आपको याद होगा उसूल तफसीर के अंदर, कि सूरतुल बकरा अब सहाबा जो है 8 साल के अंदर हिफ्ज कर रहे हैं, उसका इल्म हासिल करें 8 साल के अंदर। और इसी तरीके से फिर जब वो साइंसेस को एक्वायर करते थे हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स, तो वो फिर जिंदगी लगाते थे उसके ऊपर, मतलब दैट वाज ऑल व्हाट दे डिड इन देयर लाइव्स इन फैक्ट, नहीं है। और फिर लेकिन जब वो उन्होंने चीजें हासिल की होती थी तो फिर अच्छी खासी उनको यानी उस चीज की नॉलेज होती थी। तो बहरहाल ये एक आपके ख्याल में मैथ्स यानी एज फार एज ह्यूमन ब्रेन कैन कंसिडर, वैसे जो रिसर्चर्स कहते हैं कि एक वक्त में ह्यूमन ब्रेन, एक वक्त की अगर हम बात करें, एक वक्त में एक ह्यूमन ब्रेन एक वक्त के ऊपर एक वक्त में एक ही काम कर रहा होता है। यानी दैट इज एक्चुअली प्रूवन स्टडी कि ह्यूमन ब्रेन एक वक्त में मल्टीपल काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। खासतौर पे इंटेलेक्चुअल काम, अगर आप इंटेलेक्चुअल काम करें, हाँ कुछ होते हैं मैकेनिकल काम होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यानी एक होती है प्रोसेस और एक होता है प्रैक्टिस, इन दोनों में फर्क किया जाता है। आई डोंट नो, आपको पता नहीं, शायद इसका फर्क पता है कि नहीं। प्रोसेसेस जो होते हैं ना, वो मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी उंगलियां भी हिल रही हैं, साथ मैंने मार्कर भी पड़ा हुआ है, इसको भी मैं घुमाई जा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो भी मैं कोई फिजिट कर रहा है उसको भी मैं घुमा रहा हूँ शायद। अब ये मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी इसके लिए मेरा कोई दिमाग नहीं लग रहा, ठीक है ना। मेरी मसल मेमोरी के अंदर है, ये कोई इस तरह की चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब मिसाल के तौर पे, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ क्या मैं लिख सकता हूँ? मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है ना। यानी मुझे अपना पूरा अपना पैराडाइम एक दफा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हाँ, इससे अब थोड़ी सी बोरियत होती है, बिल्कुल बोरियत होती है। इसीलिए आगे चल के वो यही बात करेंगे कि एक दफा जंप इन करना, कि एक सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जंप इन करना, ये पसंदीदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लासिकल स्कॉलरशिप ने बहरहाल एक ग्रेट रिजल्ट्स हमें दिए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन आया है हमारी स्कॉलरशिप के अंदर। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पास बहुत से लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, लेकिन उनको आता ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अगर हम कुछ सब्जेक्ट्स को इस तरीके से प्राइमरीली इस तरह लेके चल लेना कि, तो यानी इसमें फर्क पता क्या है, इसमें फर्क सिर्फ ये है महक कि अगेन मैं बहुत स्कैटर्ड बातें कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर कोई ज्यादा कोई जैसे कहते हैं ना स्ट्रक्चरल स्टडी नहीं की हुई जिसके अंदर मैं बताऊँ अच्छा पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये पहली बात ये, दूसरी बात ये। तो इसलिए मैं रैंडमली अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे जैसे हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन है, जब तक कोई बंदा स्पेशलाइजेशन नहीं करता तो तब तक वो एक फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज हासिल नहीं करता। अब स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि आप एक नैरो डाउन हो रहे हैं ना, यानी शुरू से आपने अपने आप को मल्टीपल स्टडीज के अंदर इन्वॉल्व किया, ठीक है ना। और आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के क्या हो रहे हैं, आप नैरो डाउन होते जा रहे हैं टू द पॉइंट के जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो एक्सपर्ट जो होता है ना, उसके अंदर बंदा जो है ना, वो फिर बहुत ही स्पेसिफिक्स में चले जाते हैं ना। यानी आपकी एक जर्नी होती है फ्रॉम जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, ये आपकी एक जर्नी होती है। अच्छा, आपको पता है कि कुछ करिकुलम, कुछ एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर बाय डिफॉल्ट यानी शुरू से ही फोकस होता है एक फील्ड के अंदर, और आप शुरू से ही स्पेसिफिक हो जाते हैं, शुरू से ही स्पेशलाइजेशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो डोंट यू थिंक दैट वर्क्स इन दैट वे? अच्छा, बट व्हेन आई स्पीक अबाउट वन सब्जेक्ट, इट डजंट मीन कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड पे जा रहे हो। हाँ, इंटरडिपेंडेंट फील्ड्स हैं, उसके अंदर आपको जाहिर जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कुरान मजीद या उसूल फिक पढ़े, उसूल फिक यू कैन नॉट एक्वायर विदाउट नोइंग द अरबिक लैंग्वेज।
क्योंकि उसूल फिक के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो उसूल फिक के अंदर बहुत सी, यानी मेजॉरिटी डिस्कशन उसूल फिक की वो सारी लैंग्वेज पे डिपेंड करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्ड कैसे यूज किया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कायदा है फिकिया कि अल अमरु लिल वुजूब, फेले अमर, उसके लिए आपको फेले अमर का पता होना चाहिए। तो फेले अमर जहाँ पे होगा एब्सोल्यूट सेंस में इतलाकन, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो है वो होगा, क्या नाम है, फेले अमर जहां पे होगा ना, वहां पे यानी आपको जो है ना वजूब पे जाना पड़ेगा। तो जब इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी ना, तो फिर जाहिर है ये चीजें फिर आपको साथ साथ एक्वायर करनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया क्लासिकल स्कॉलरशिप यही करती थी कि पहले कुरान, फिर उसके बाद अरबिक लैंग्वेज अच्छी तरह उसको यानी पढ़ के, फिर उसके बाद फिर वो कुछ उसूल पकड़ते थे, फिर ये चीज पकड़ते थे। तो बहरहाल आई होप कि आपको कुछ चीज समझ आएगी मुझसे कि नहीं। जी। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, पता नहीं कंक्लूजन कोई निकली है इस बात की कि नहीं। सर क्लियर है आपका पॉइंट, मुझे क्लियर है। बस सर मेरा जो है ना इंटर रेलेवेंट सब्जेक्ट से नहीं था, मेरा थोड़ा सा ना मुख्तलिफ सब्जेक्ट से था क्वेश्चन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान अगर उर्दू पढ़ रहा है साथ वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, दोनों अलग है ना, मतलब मुख्तलिफ है। मैं और डिसाइड इवेंचुअली नहीं मतलब करता। मुझे ऐसा लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना ये डाइवर्सिटी की वजह से ना आपको अपना इंटरेस्ट ज्यादा अच्छी तरह पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप डायरेक्ट एक सब्जेक्ट लेकर उसमें आप कूद पड़े ना, तो हो सकता है आगे जाकर आपको पता चले कि आपका इतना रुझान नहीं था और आप इससे बेटर परफॉर्म कर सकते हम्म। थे किसी और। दिस इज माय ओपिनियन सर, आई एम सॉरी। मैं ऑब्वियसली ऑथर ने तो नहीं, यू सोच हैव द समझ के राइट ही टू, लिखा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यू हैव द राइट टू डिफर। ये कोई कुरान और हदीस वाली बात थोड़ी है कि जिसमें आप इख्तिलाफ नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल आप कर सकती हैं। इन माय हम्बल ओपिनियन मैं थोड़ा सा इससे इस तरह भी डिसएग्री करता हूँ कि हाँ, देखिए एक होता है कि कुछ चीजें, जैसे मैंने बताया ना, कुछ चीजें शायद एसेंशियल होती है, मतलब लैंग्वेज का आना, उर्दू लैंग्वेज का हमें कुछ ना कुछ बेसिक लेवल का आना। तो मेरा ख्याल है कि बेसिक्स जहां तक इन्वॉल्व है ना, वहां पे यानी वी शुड मूव टू स्पेसिफिसिटी या स्पेशलाइजेशन इन अर्ली एजेस एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है ना। तो हाँ, आप कह सकते हैं शुरू के 1 2 3 साल में आप इस पे फोकस कर लें, चलें, जस्ट टू गेट अ टेस्ट ऑफ इट, या फिर आप अपनी अडेप्टेबिलिटी को जो है ना असेस कर लें कि मैं किस मेरा यानी कि मैं किस चीज को, मेरा जो है ना वो, या टेम्परामेंट मेरा क्या है ना, फॉर एग्जांपल। और इसके बाकायदा टेस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशन, अब तो टेस्ट भी आ गए हैं कि जिसके जरिए बाकायदा वो शुरू से ही आप अर्ली स्टेजेस के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं कि एक बंदा किस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट। यार मुझे कोई ना 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में मेरी क्लास खत्म हो रही है, फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो हाँ रख लें, मेरी गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी में। तो ये जो है ना, इस तरह करके, तो बाकी ये है कि बहरहाल बोर्डम जो है ना, बोर्डम ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, ये जो ये भी एक मसला आ गया ना कि हम लोगों ने अब अपने आप को थोड़ा सा, जी मेरा इंटरेस्ट भी बरकरार रहे, आई नीड टू हैव माई इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, आई थिंक वी नीड टू कम आउट ऑफ इट। और ये चीज जो है ना इतनी पसंदीदा नहीं है, खासतौर पे इल्म के हवाले से, कि जब बंदा जो है ना, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंसान ऐसा बन गया अब तो, अल्लाह माफ करे, कि थोड़ी सी जहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान वहाँ पे ना अपना इंटरेस्ट, फिर इंसान लेजी हो जाता है और कहता है मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। और ऐसे ही होगा आगे आप पढ़ेंगे। तो होता यही था कि इवन मेरे साथ भी जब दीनी स्टडीज में पढ़ता है बंदा, अकीदा, जी मैंने अकीदा पढ़ना है, अकीदा पढ़ना है, अकीदे का मेरा शौक भी है, मेरा टेम्परामेंट भी है, मैं उसको मिसाल के तौर पे मैं उसको पढ़ भी सकता हूँ। अच्छा, अब होता है कि मैंने स्टार्ट किया 2 3 सब्जेक्ट, 2 3 जो है ना, मैंने एक ही किताब पढ़ी, 2 किताब पढ़ी, तीसरी किताब पे जाकर मुश्किलात आना शुरू हो गई, मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। वहां पे मैंने कहा यार मुश्किल है, मैंने कहा अच्छा यार मुझे हदीस समझ आ गई, मुझे हदीस अच्छी लगती है, मैं हदीस में चला गया, फिर मैं फलां में चला गया, फिर मैं फलां चला। तो ये जो जंपिंग अराउंड है ना, ठीक है ना, गैलपिंग है, जो इधर से आप इधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ये नापसंदीदा है। तो हाँ, आप एक चीज को सर्टेन स्टैंडर्ड था, और इसमें आपको स्कॉलर कोई गाइड कर सकता है कि अच्छा इस लेवल तक पहुंचे तो आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, ये 2 3 आप चीजें पढ़ लें, उसके बाद बेशक आप किसी फील्ड को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, एनीवन एल्स इसमें कुछ ऐड करना चाहें? जी, चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह अगर कोई किसी का एडिशन नहीं है इसमें, तो मैं बस आखिरी कमेंट पढ़ लूँ एक छोटा सा, इंशाल्लाह उसके बाद मुकम्मल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक भाई कह रहे हैं कि हाँ सर, इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सब्जेक्ट्स टीचर। ठीक है, चलें, ठीक है। अच्छा, if some student learns something is an institute through methodical way versus ones who acquired knowledge through multiple means, why we compare them both? Maybe that institution not very much competitive but getting knowledge through multiple means more people। यार जनरली जो इम्पैक्टफुल जो चीज़ है ना, कि मतलब अगर आप एक नॉलेज, असल में ये मतलब मसला नहीं है। مثلا एक एक मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर एक इंस्टीट्यूशन है, वो कहता है जी चले हम कोर्स करवा रहे हैं अकीदा तहाविया के ऊपर, लेट्स अज्यूम,
अब एक वो बंदा है और एक वो बंदा है जो एक प्रॉपर अकीदा पढ़ रहा है करिकुलम के थ्रू। सबसे पहले अकीदे के अंदर जैसे हमारे यहाँ मदारिस के अंदर पढ़ाया जाता है तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान के बाद पढ़ाई जाती है किताबुत तौहीद। किताबुत तौहीद के बाद पढ़ाया जाता है अकीदा वास्तिया। अकीदा वास्तिया के बाद पढ़ाया जाता है अकीदा तहाविया। अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली उसके पास पूरी पिछली फाउंडेशंस नहीं। अब ये किताबें जो है ना, इनके अपने अपने एक मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, खास एक पर्सपेक्टिव से, एक बैकग्राउंड और एक कॉन्टेक्स्ट से ये लिखी गई हैं। मतलब मैं जनरल सी बता रहा हूँ, ऑब्वियसली कुछ दूसरे उलमा ने यानी कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस में एक और पैटर्न भी है, एज लॉन्ग एज इट इज ट्रस्टेड एंड इट इज वैलिड और इट हैज प्रोड्यूस्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स, तो बस इंशाल्लाह। तो वो जो है ना, अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा अब रैंडमली इधर उधर की अकीदे की किताबें पढ़ रहा है। अब मतलब हो सकता है उसके पास उस किताब पढ़ने के बाद उसने अच्छी पढ़ी हो और वो अच्छी उसके पास इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से कि मैं किसी उसको एक फील्ड का एक्सपर्ट यानी अकीदे का एक्सपर्ट नहीं कह सकता जब तक कि वो एक प्रॉपर करिकुलम से ना गुजरा गया हो, जिसमें एक पूरे मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, थर्ड स्टेप, क्योंकि हर स्टेप की किताबें अलग हैं। यानी प्राइमरी लेवल की किताबें अलग हैं, सेकेंडरी लेवल की किताबें अलग हैं, फिर टर्श यानी, और उसके बाद यानी ये पूरा एक ना, अब ये पूरी एजुकेशन फिलॉसफी होती है। सीधी सी बात है, अगर हम एजुकेशन को पढ़ें या गो थ्रू करें एजुकेशन फिलॉसफी और करिकुलम से, तो ये चीज़ें थोड़ी फर्क होती हैं। तो बहरहाल ये मैंने बस आपको बताना था। तो इंशाल्लाह रैप इट अप, लेट्स रैप इट अप इंशाल्लाह फॉर टुडे। और हम, मैंने तो थोड़ा सा आज जाना था, तो इंशाल्लाह हमारे पास 5 मिनट हैं, तो बाकी इंशाल्लाह अगली डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी? जी, एनीवन? Shall we conclude today, inshallah? जी सर। Okay जी, जज़ाकल्लाह खैर जी। Okay जी brothers, Allah Hafiz, fi amanillah. See you inshallah in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa rahmatuhu wa shifa'uhu wa fadluhu.